इस एज को नियो क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज कहा जाता है, यानी कि 18th सेंचुरी। और इस 18th सेंचुरी को हम एज अ होल लेते हैं, मतलब 1700 से लेके 1800 तक, 1799 और फिर 1800, यहाँ तक हम इसको एक क्यों लेते हैं? जैसा कि पिछली हमने एजिस में देखा है कि हम एक सदी के अंदर, एक सेंचुरी के अंदर 3-4 जनरेशन भी आ रही हैं और 3-4 उसके अंदर एजिस भी हैं, हर एज के एक अलग लिटरेरी ट्रेंड्स हैं, ये सारा कुछ हम देख रहे थे। अब इस एज के अंदर क्या हुआ है कि इंग्लैंड इज नाउ अ सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अ कॉमनवेल्थ, और जब इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो अब द किंग एंड द अदर थिंग्स दे आर नो लॉन्गर एज मच रेलेवेंट एज दे वर इन द प्रीवियस ईयर्स। तो अब इनकी रेलेवेंस वो नहीं है जो किसी ज़माने में इनकी रेलेवेंस थी, जो किसी ज़माने में बड़ा उनका इम्पोर्टेंट एक रोल था। ठीक है, ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो लंदन की जो लाइफ है और जो पोएट्स और जो राइटर्स लिख रहे हैं, वो सब एक नया एक नेशनलिस्ट किस्म की आइडेंटिटी बन गई थी। अच्छा, अब ये पहले मैं ज़रा एक इस टर्म को डिफाइन कर दूं कि इसे हम क्लासिकल क्यों कहते हैं, नियो क्लासिकल क्यों कहते हैं। कई जगहों पे इसको क्लासिकल एज भी लिखा होगा, ठीक है, कईयों ने इसको नियो क्लासिकल लिखा होगा और कईयों ने इसे ऑगस्टन एज लिखा होगा। ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आपसे ये सवाल आता है कि ये राइटर किस एज के हैं, नीचे कोई ऑप्शन नहीं है, क्लासिकल लिखा हुआ है, लेकिन तो आप इसको क्लासिकल एज कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, फर्ज करें अगर आपसे सवाल होता है कि अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू, और नीचे उसने जो ऑप्शंस दी हुई हैं उनके अंदर क्लासिकल एज है और उसके अलावा कोई नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसे क्लासिकल एज में लिखेंगे। लेकिन वैसे इसका नाम नियो क्लासिकल भी है और ऑगस्टन एज भी है। क्लासिकल होता क्या है, या क्लासिक जो टर्म है, इसको हम लिटरेचर में अप्लाई किस तरह करते हैं? ठीक है, नंबर वन, जो सबसे पहली चीज़ है, क्लासिक उसको कहा जाता है जनरली जो हाईएस्ट रैंक के राइटर्स होते हैं किसी भी नेशन के, और किसी भी यानी कि मुल्क के, किसी नेशन के जो हाईएस्ट रैंक के राइटर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये क्लासिक है। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई। और हमने यानी कि इनको सबसे पहले हम किसको लिटरेचर में किस पे अप्लाई करते हैं? होमर, वर्जिल, सोफोक्लीज, ठीक है, जो ग्रीक यानी कि आइडियल क्लासिक राइटर्स हैं। अच्छा, उनको हम उनके वर्क्स कहते हैं, क्लासिक वर्क्स हैं। फिर उसके बाद आगे आते हैं तो चौसर आ गया, फिर विलियम शेक्सपियर आ गया, जॉन मिल्टन आ गया। आजकल के अगर हम हिसाब से देखें तो हम उन सबको क्लासिक्स के अंदर, लिटरेरी क्लासिक्स अगर आप कहेंगे, तो फिर हमारे पास बहुत सी चीज़ें आनेंगी, जिस तरह द वेस्टलैंड है टी.एस. एलियट का, और डब्ल्यू.बी. येट्स की सेकंड कमिंग है। हम इस तरह के राइटर्स को भी हम उसके अंदर क्लासिक में शामिल कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये मतलब होता है क्लासिक का। ठीक है, अच्छा, दूसरा मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पीरियड, कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर बहुत ज़्यादा राइटर्स इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही प्रोलिफिक राइटर्स हैं, बड़े अजीम शायर हैं, एक शायर हैं, राइटर्स हैं डिफरेंट किस्म के, वो जब एक पीरियड में इकट्ठे हो जाएं तो हम उसको क्लासिक पीरियड कह देते हैं। ठीक है, जिस तरह एलिज़ाबेथन एज है। अब एलिज़ाबेथन एज के अंदर एक बहुत ज़्यादा राइटर्स हैं, ठीक है, आपको पता है जैसे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये क्लासिकल एज है एक। ठीक है, और अगर आपने ये कहना हो कि रोमांटिक एज की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये रोमांटिक क्लासिक्स हैं। क्या मतलब हो गया कि रोमांटिसिज्म को अगर आपने पढ़ना है तो इन क्लासिक्स को देख लें, आपको रोमांटिसिज्म समझ आ जाएगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर हम कहें मॉडर्न वर्ल्ड के क्लासिक्स कौन से हैं, ठीक है, तो फिर उसमें हमारे पास कौन से आएंगे? सिल्विया प्लैथ आ जाएगी, वर्जीनिया वुल्फ आ जाएगी, जेम्स जॉयस आ जाएगा, एमिली डिकन्सन आ जाएगी। ठीक है, और बल्कि एमिली डिकन्सन नहीं, सॉरी, वो जो एक कई जो है ना वो शिनवा अचेबे है, जिस तरह और भी कई इस तरह के राइटर्स हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न क्लासिक्स में। और प्रीवियस क्लासिक्स के अंदर फिर आप हर एज के अंदर अलग हिसाब होता है। ठीक है जी, ये दो चीजें हो गई। थर्ड टीम जो टर्म है जो हम इसकी अप्लाई करते हैं, ये किसे अप्लाई करते हैं? ये अप्लाई की जाती है कि जो बहुत ही फाइन स्पिरिटेड राइटर्स होते हैं, बहुत ही फाइन स्पिरिटेड, यानी कि जिनके अंदर एक पॉलिश्ड किस्म का आपको वर्क ऑफ आर्ट नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो दौर है ये क्लासिक है, ये राइटर क्लासिक है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जॉन कीट्स है, आप उसे रोमांटिसिज्म से वैसे निकाल के अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? भाई क्लासिक है एक। ठीक है, अब हम उसे क्यों क्लासिक कहेंगे? क्योंकि वो बहुत ही फाइन स्पिरिटेड है, बहुत ही जबरदस्त है, और उसको हम किससे जोड़ रहे हैं? असल में हम उसको उस ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ पोएट्स और फाइन एंड पोएट्स ऑफ फाइन एबिलिटी के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि पिछली जनरेशंस में गुजर चुके हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो इस टर्म में अगर आप, अब ये लास्ट टर्म जो है ना, लास्ट वाली जो हमने डिस्कस की अभी थर्ड टाइम,
थर्ड टाइप। तो इस थर्ड टाइप को अगर आप देखें तो इसके अंदर हम इस एज को गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज के अंदर बहुत ही पॉलिश्ड वर्क हो रहा था प्रोज के ऊपर, ठीक है, प्रोज पे आ रहा था। और ये लोग क्या कह रहे थे? दे वर रेफरिंग बैक टू द क्लासिकल एज। और क्लासिकल एज कौन सी? होमर और वर्जिल वाली, ठीक है, वो वाली क्लासिकल एज जो ग्रीक लिटरेचर की क्लासिकल एज है, उसकी तरफ ये रेफर कर रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने इनके वर्क्स को देखते हैं, अब हम आज जब इनके वर्क्स को देखते हैं तो पता लगता है कि उनका राइटिंग स्टाइल जो था, इट वाज ऑन द होल इट वाज क्लासिकल। यानी कि अगर सुपरफिशियली देखें तो वो क्लासिकल ट्रेंड पे है कि वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, रीजंस और लॉजिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अंदर स्पिरिट देखें तो वो स्पिरिट हमें बड़े बड़े राइटर्स जो हैं, होमर और वर्जिल जैसे राइटर्स हैं, उनकी स्पिरिट हमें नजर नहीं आती, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या कहा गया? इनको शाम क्लासिज्म कहने लग पड़े, शैम क्लासिज्म भी कहते हैं ऐसे, सूडो क्लासिज्म कहने लग पड़े, ठीक है। अब सूडो या शैम का मतलब क्या होता है? यानी कि डिस्टॉर्टेड, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और सूडो का मतलब होता है नकली, मतलब रियल ना हो, जो रियल ना हो उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जी इस एज को हम एक और जो नाम ऑगस्टन एज कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि उस दौर में एक जो ग्रीक यानी कि टाइम्स में, सॉरी रोमन टाइम्स में ऑगस्टस सीजर एक हुक्मरान था, ठीक है। और उसी के दौर में बड़े बड़े शायर कौन से थे, बड़े बड़े राइटर्स कौन से थे? होरेस, वर्जिल और काइकेरो या साइसेरो, ये दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। काइकेरो और साइसेरो, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन है इसकी। अच्छा, अब ये प्रोनाउंसिएशंस का रेफरेंस मैं खैर अभी आपको देता हूँ, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। अच्छा, तो ये जो तीन राइटर्स हैं, होरेस, वर्जिल और काइकेरो या साइसेरो, इन तीनों के अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट्स इन्होंने किसको बनाया? इन्होंने उसके इक्विवेलेंट्स बनाया प्रोप, एडिसन और स्विफ्ट को, ठीक है। ये जो तीन बड़े बड़े नाम है, ये मैंने लिख के इधर भेज दिए हैं। इसके अंदर उसने तीन बड़े बड़े लोगों को के साथ किनको जोड़ दिया? पोप, स्विफ्ट और एडिसन को, ठीक है। और इन्होंने कहा कि वो सारे राइटर्स जो थे वो लैटिन लिटरेचर में या रोमन एरा में या रोमन जो टाइम पीरियड था उसके अंदर ऑगस्टन एज उसे कहा जाता था। तो हम उसी के पैरेलल पे इसको ऑगस्टन एज कहेंगे, बिकॉज इट इज द ऑगस्टन एज ऑफ आवर्स। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर की ऑगस्टन एज है। और इंग्लिश लिटरेचर की ऑगस्टन एज क्यों, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये काइकेरो का और साइसेरो का मैं कह रहा था कि ये दोनों एक ही वर्ड है, मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन भी हम स्विच कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, आपने एक नॉवल पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के अंदर, गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स में जब मिस्टर चिप्स का राल्स्टन जो कि उसका प्रिंसिपल है, मॉडर्न माइंडेड प्रिंसिपल है, उसके साथ जब इशू चलता है और फाइट होती है, तो उसमें क्या फाइट थी? एक कि हिज प्रोनाउंसिएशन इज ओल्ड, ठीक है। और जो मिस्टर चिप्स है वो क्या करता था? वो साइसेरो और काइकेरो, इसके अंदर वो बड़ा एक वर्ड प्ले करता है और उसका यानी कि मजाक बना लेता है कि अगर किसी को साइसेरो है तो उसे मैं काइकेरो कह देता हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वो काइकेरो या कह लें या साइसेरो कह लें, ठीक है। तो इस तरह की वो बात करता है और उससे राल्स्टन जो है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो ये एक मैंने पुराना आपको रेफरेंस दिया, इसे कहते हैं, अगर हम क्रॉस रेफरेंसिंग जो होती है वो ये होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज जो मैं वैसे ही आपको जरा बता दूं कि अगर आप हम इस्लामिकली अगर हम देखें तो हम किन राइटिंग्स को क्लासिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम अपनी कौन सी रिलीजियस राइटिंग्स हैं इनको क्लासिक कहते हैं। तो उनमें एक ये एक फैक्ट है, मैंने कहा वैसे ही एक शेयर कर लूँ, शायद आपको इससे फायदा हो। मक्का मुकरमा में एक लाइब्रेरी है जो कि यानी कि मस्जिद हराम की लाइब्रेरी है, ठीक है। और मस्जिद हराम की जो लाइब्रेरी है वो उन्होंने उसके यानी कि मस्जिद के उसमें नहीं है, सेन में नहीं है, वो पीछे कहीं उन्होंने बनाई हुई है। उसके अंदर एक जो उनका सारा कैटलॉग है, जो टेक्स्ट, जो भी इस्लामिक टेक्स्ट उस लाइब्रेरी में रखा जाता है उसको हम क्लासिक कहते हैं, ठीक है। और किसी के भी क्लासिक होने की निशानी ये है कि वो उस लाइब्रेरी में मौजूद हो। अगर वो उस लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है तो फिर वो क्लासिकल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। जिस तरह एक बड़ी मशहूर किताब यहाँ पे हमारे ये जब सिग्नल्स ब्लॉक होते हैं, बांट रहे होते हैं, कब्र का अजाब, मरने के बाद क्या होगा, ये सारे इस तरह की किताबें वहां नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि वो क्लासिकल नहीं है, वो ऐसे ही बस लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। तो आपके जो क्लासिक्स हैं
वो आपको बड़ी बड़ी यानी कि जो बुक्स हैं, जिससे आर रहीकुल मखतूम हो गया और इस तरह के जो बड़े बड़े क्लासिकल वर्क्स हैं, तो वो वहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्लासिकल का मीनिंग है वो कुछ और है। ठीक है, और ये क्लासिकल मीनिंग ये इनका है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई कि आप इसको ऑगस्टन एज या क्लासिकल एज या न्यू क्लासिकल एज किसे कहते हैं। ठीक है जी। सो हु वर द राइटर्स व्हिच वर बीइंग कंसीडर्ड इक्वल टू होरेस एटसेट्रा? पोप, अलेक्जेंडर पोप, और थॉमस एडिसन, सॉरी एडिसन, और उसके बाद स्विफ्ट। ठीक है, ये तीन राइटर्स हैं, पोप, एडिसन और स्विफ्ट। ठीक है, इनके भी अगर आप कहते हैं तो बहरहाल ये हमने आज डिस्कस करने हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगी। अच्छा जी। तो ये तो एक बात होगी। अब इसके अंदर और जो सिचुएशन है कि क्या इस दौर में क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो इस टाइम पीरियड के अंदर जॉर्ज वन के पास गवर्नमेंट आ गई है। और जॉर्ज वन के पास गवर्नमेंट क्यों आई, वो मैंने आपको बताया था कि और विलियम ऑफ ऑरेंज, उसको गवर्नमेंट जो है ना वो दे दी गई थी। और उसके बाद थे जॉर्ज वन को गवर्नमेंट मिली। और जॉर्जेस जो थे, ये 3 और 4 जॉर्जेस हैं जो इंग्लैंड की हिस्ट्री में आए, एक के बाद दीगरे आए हैं ये। ठीक है, और इन जॉर्जेस के टाइम में ये सिर्फ किंग्स हैं, और इनकी असल में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। यानी कि जिस तरह की आजकल कैबिनेट है ना, सारे जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर एक कैबिनेट होता है, और कैबिनेट किसको जवाब दे होता है, वो पार्लियामेंट के सामने रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो कैबिनेट यहाँ पे डेवलप हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री द कैबिनेट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है जी। अब जब ये सब कुछ हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब पॉलिटिकल जो स्ट्राइफ है, यानी कि पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, दे आर ओवर नाउ। ठीक है, अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, रेवोल्यूशंस नहीं होंगे बल्कि डिबेट्स होंगी, पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी। ठीक है जी। अब जब पॉलिटिकल डिबेट्स पे आप आ जाते हैं, तो फिर पॉलिटिकल डिबेट्स किस लिए की जाती हैं, टू गेन मोर वोटर्स। और अब यहाँ पे आके इंग्लैंड ने वोटिंग का सोचा है। ठीक है, यानी कि अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके कितने 100 ईयर्स के बाद इन्होंने आके सोचा कि अब हमें वोटिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी। और जब वोट आपने देने हैं तो उसके लिए फिर एक चीज बड़ी जरूरी है, द मैसेज मस्ट बी एजुकेटेड। अगर मैसेज एजुकेटेड नहीं होंगी तो वो किसको वोट देंगी, वो किसको वोट देंगे, वो सिर्फ विम्स एंड डिजायर्स पे वोट दे देंगे, या अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस या रिलेशनशिप वाली एफिलिएशंस जो होती हैं, जो फैमिली की एफिलिएशंस हैं, उसकी बुनियाद पे वोट दे देंगे। ठीक है, और जिस तरह हमारे मुल्क में होता है, जब आप आवाम को एक एजुकेशन से मुराद ये नहीं है कि आप प्रोपेगेंडा करें और इतना प्रोपेगेंडा करें कि एक खास गवर्नमेंट को लेके आने के लिए, ये प्रोपेगेंडा एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन से मुराद क्या लिया इंग्लैंड वालों ने, नंबर 1, प्रेस स्टैब्लिश कर दी गई, जर्नलिज्म शुरू हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड। ठीक है, अब जो पीछे एक प्रेस लॉज आ रहे थे और वो सारा कुछ था, अब वो एकदम खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जो पीछे जिसकी वजह से ड्रामा खत्म हो गया था, अब वो लॉज इनके खत्म, सेंसरशिप खत्म हो गई। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल स्टैब्लिश किए इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, स्कूल इस्टेब्लिश होने लग पड़े। और अगर आपको याद हो तो मुझे गुड बाय मिस्टर चिप साहब फिर एक दफा याद आ गया, वो जो ब्रुकफील्ड स्कूल है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द रेन ऑफ जॉर्ज वन, आई थिंक। ठीक है, वो इस दौर के अंदर वो भी इस्टेब्लिश हुआ था, पुराने स्कूलों में से एक है। और इसी टाइम पे बड़े बड़े स्कूल जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े स्कूल का जिनके नाम आपको याद है, अच्छा, इंग्लैंड के बड़े स्कूल्स ये बनाए जा रहे हैं। ठीक है जी। और न्यूज़पेपर मैंने आपको बता दिया कि जर्नलिज्म आ गई है, यानी कि जर्नलिज्म के साथ क्या मतलब है, न्यूज़पेपर्स आ गए हैं, न्यूज़पेपर के अंदर किताबें भी हैं, न्यूज़पेपर के अंदर मैगजीन्स भी हैं, पैम्फलेट्स भी हैं, ये सब कुछ न्यूज़पेपर के जो सारा चीज़ें हैं उसके अंदर शामिल हो गया। ठीक है, और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई इस दौर में कि हर राइटर, एवरी राइटर ऑफ द एज वाज समवट पॉलिटिकल और पॉलिटिकली एसोसिएटेड। ठीक है, यानी कि हर बंदा एक राइटर है, जो पोएट्री लिख रहा है या प्रोज लिख रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो पॉलिटिकली एंगेज्ड है किसी ना किसी साइड पे। ठीक है, अब पॉलिटिकली चार्ज होने का मतलब क्या है कि आप कोई भी वर्क ऑफ आर्ट लिखें, उसमें सिर्फ यही ना हो कि आप महबूब की गज़लें गाते रहें, बल्कि आपकी ऑडियंस जो है वो डेवलप हो जाए। एक पढ़ने वाली क्लास है, जो रीडरशिप है जिनकी, सॉरी, रीडरशिप जो आपकी है वो मिडिल क्लास होगी, जो कि पढ़ी लिखी है। ठीक है, अब इसके अंदर आप किस चीज की तरफ इशारा करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सादत हसन मंटो का नाम आपने सुना होगा, एंड ही इज अ सोशल आउटकास्ट और लिटरेरी आउटकास्ट इन आवर सोसाइटी। और वो क्यों सोशल लिटरेरी आउटकास्ट है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन और सेकंड ओनली टू मुंशी प्रेमचंद
who decided to bring out and dissect the problems and ills of the society. ठीक है, उसने पॉलिटिकली चार्ज राइटिंग्स जो है ना लिखनी शुरू कर दी। और पॉलिटिकली चार्ज राइटिंग्स जो है वो खैर जब हम आगे चलेंगे, जब बरसगीर के लिटरेचर की बात करेंगे हम, इंडियन लिटरेचर की, तो उसके अंदर फिर हम इसको डायसेक्ट करेंगे इस सारे प्रॉब्लम को कि किस तरह पॉलिटिकली चार्ज लिटरेचर जो है वो शुरू हुआ। अब पॉलिटिकली चार्ज लिटरेचर की वजह से राइटर्स की एक तो एफिलिएशंस डेवलप हो रही हैं, साथ साथ लोग जो हैं जो उनको पढ़ने वाले हैं उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, और एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम, जो कॉफ़ी हाउसेस थे जो पीछे से चलना शुरू हुए थे, अभी एक उनकी ट्रेडिशन बनी थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 कॉफ़ी हाउसेस वर एस्टैब्लिश्ड इन लंदन अलोन। सिर्फ लंदन के अंदर 2000 पब्लिक कॉफ़ी हाउसेस हैं, यानी कि उस दौर में। और उस दौर का लंदन जो है उसको, वो लंदन के सुबर्ब शामिल नहीं है, ये जिस तरह हम सारा कुछ शामिल कर देते हैं आजकल लंदन में, वो सब कुछ लंदन में शामिल नहीं है। सिर्फ सेंट्रल लंदन जो था उस वक्त वही लंदन था। ठीक है, और सेंट्रल लंदन का अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो वो डायमीटर बहुत छोटा सा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द होल लंदन नाउअडेज। तो उस सारे एरिया के अंदर 2000 के करीब कॉफ़ी हाउसेज हैं। मतलब कि इतने बंदे बैठे होंगे तो फिर ये सारा कुछ हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग थे। तो हर बंदा शाम को, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद, वो इधर कॉफ़ी हाउसेज में चला जाता है और इधर पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है जी। और इसी दौर में न्यूटन दोबारा अभी जिंदा था, न्यूटन भी लिख रहा है, और उसके बाद जॉन लॉक है वो भी लिख रहा है, और इस तरह के सारे मामला चल रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके लिटरेरी ट्रेंड्स पे आते हैं। लिटरेरी ट्रेंड्स क्या हैं इसके? सबसे नंबर 1 जो लिटरेरी ट्रेंड है वो है सटायर। ठीक है जी। अभी आप 3-4 लिटरेरी ट्रेंड्स में आपको बता देता हूँ। पहले उसको डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में दे दूंगा। तो सटायर अब किस तरह की जा रही है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप। अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर पोप ये जो इनमें पोएट है, और जो पैम्फलेट्स लिखे जा रहे हैं वो भी सटीरिकल है, लेकिन नॉवल सटीरिकल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोज राइटिंग है जो कि बहुत सटीरिकल है, और यही इस दौर का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में, वो प्रोज ही है इस दौर। ठीक है, नॉवेल्स भी हैं, वो आगे जाके आएंगे, लेकिन जो हम फर्स्ट हाफ की अगर बात करें, जब तक डॉक्टर जॉनसन है, तो इस वक्त प्रोज है या क्रिटिसिज्म है, ये दो चीजें हैं। क्रिटिसिज्म से मुराद लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ठीक है जी। एसेज लिखे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, और पैम्फलेट्स आ रहे हैं, और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ये क्रिटिसिज्म हो रही है और ये सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा, और क्रिटिसिज्म किस पे कर रहे हैं? लिटरेचर के ऊपर कर रहे हैं। लिटरेचर की यानी कि चीज़ें देखने लग पड़े हैं डिफरेंट एंगल से, और सटायर की जा रही है किन चीज़ों पे? ऑन द मॉरल्स ऑफ द पब्लिक। ठीक है, अब लोगों की जो पब्लिक के जो मॉरल्स हैं उन पे सटायर की जा रही है। अच्छा, ये मैं एक पॉइंट पर मिस कर गया कि यहाँ पे लोगों का क्या ट्रेंड बन गया था कि लोग अब ये सोचने लग पड़े थे कि वी मस्ट कीप अप टू द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है? यानी कि कंट्री जेंटलमैन से निकल के अब ये किधर आ गए हैं? ये सिटी जेंटलमैन बन गए हैं। ठीक है, अब उन स्टैंडर्ड्स को मीट अप करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल वही ड्रेसिंग कर रहे हैं जो लंडनर्स करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही सब कुछ चला रहे हैं। ठीक है, वैसे ही मॉरल्स हैं उनके, वो कैप उतार के सलाम करना और ये सारा कुछ, वो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनली दे आर द सेम ओल्ड पीपल। अंदर से वो मॉडर्नाइज नहीं हुए। ठीक है, बाहर से मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन अंदर से मॉडर्नाइज नहीं हुए। ठीक है, और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर क्या होता है? ये आप बहुत से जो है ना वो देख सकते हैं, जब कोई बंदा किसी बड़ी जगह पे जाता है, फर्स्ट लंदन ही चला जाता है, हमारे मुल्क का कोई बंदा, तो वो जाके या वापस आके वो शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि आई एम अ लंडनर। ठीक है, तो वो उसमें वो इंग्लिश और साथ उसके इंग्लिश ड्रेसिंग और हैट और ये सारा कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक आर्टिफिशियल थिंग। ठीक है, वो अंदर से तो बंदा वही है ना। ठीक है, तो अगर अंदर से बदल जाए तो फिर कोई और। अब ये लोग इस पे सटायर कर रहे थे कि ये लोग अंदर से नहीं चेंज हो रहे, ये सिर्फ आउटवर्ड चेंज आ रही है। ठीक है, और ये हम आगे जाके जब रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इस दौर के अंदर नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं। मैंने बता चुका हूँ आपको, हेनरी फील्डिंग आ गया है, और गिबन ने अपनी हिस्ट्री भी प्रेजेंट कर दी है। स्विफ्ट की सटायर्स हैं, पोप की मिल्क सटायर्स हैं, यानी कि बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग सटायर्स हैं। डॉक्टर जॉनसन की हार्श किस्म की क्रिटिसिज्म है और बड़ी वैलिड क्रिटिसिज्म है। और एक तरफ एडिसन और स्टील, ये दोनों टैटलर और स्पेक्टेटर लिख रहे हैं। ये दो मैगजीन्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, और ये दोनों मैगजीन्स के ऊपर जो है ना वो सोसाइटी को बिल्डअप, ये सोसाइटी को बिल्डअप कर रहे हैं मैगजीन्स, इतने जबरदस्त लेवल के थे। ठीक है, अच्छा, तो ये सारा कुछ काम हो रहा है, और इसके अंदर जो टेंडेंसी अब आ गई है, अब
वो जो आर्गुमेंट्स ये पहले करते थे ना, पहले जो आर्गुमेंट्स थे, फिलिप सिडनी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको नजर आता है कि आर्गुमेंटेशन में वो दूसरे को नीचे गिरा के जैसे आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो आर्गुमेंटेशन है वो कैसी है, इट इज बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, इसीलिए इसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये वाला जो रीजनिंग वाला काम था, इससे एक जो लिटरेचर पे जो असर पड़ा वो क्या था, द लिटरेचर लैक्ड इमेजिनेशन, देयर वाज नो इमेजिनेशन व्हाटसोएवर इन द लिटरेचर ऑफ दैट टाइम, ठीक है। आपको इमेजिनेशन नजर नहीं आती। इमेजिनेशन उस सेंस में तो है कि गुलिवर्स ट्रैवल लिखा जा रहा है तो छोटे छोटे बंदे निकल आए हैं, कहीं पे बोने बन गए हैं, कहीं पे बड़े देव बन गए हैं, ये इस सेंस में तो इमेजिनेशन है, लेकिन जो पोएटिक इमेजिनेशन होता है वो सारा खत्म हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो कंट्री साइड और जो नेचुरल सीनरी थी और ये सब कुछ जो था, इस सब से फोकस हट गया था और सारा फोकस किस पे था, ऑन द मैकेनिकल प्रोग्रेस, कॉमर्स, मैकेनिकल प्रोग्रेस, मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस, और जो आपका रख रखाव होता है, आर्टिफिशियलिटी और ये सब कुछ, ठीक है। इन सब पे फोकस आ गया है और फोकस किधर से हट गया है, जो नेचर पे फोकस था, जिस तरह विलियम शेक्सपियर कर रहा है या जिस तरह और जो बाकी सारे लोग हैं नेचर को एक्सप्रेस कर रहे थे एलिजाबेथन एज के अंदर, वो सारा नेचर का टाइम सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन है जो रोमांटिसिज्म आगे जाके आएगी, ठीक है। ये तो सारी एज की जो ट्रेड्स है ना, इन सब को आप जरा नोट कर लें और उसके बाद हम आगे जब जाएंगे तो फिर इसी के बिल्कुल ऑपोजिट है वो, ठीक है, डायरेक्ट ऑपोजिट है इसके। अच्छा, सिवाय एक दो बातों के। अच्छा, और इस दौर में जो लिटरेचर लिखा जा रहा है वो कौन सा है, डायडैक्टिक लिटरेचर। ये मैं सारी अब चीजें यहाँ पे लिखने लगा हूँ। नंबर 1 सटायर, नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, रीजन वाज फोकस्ड। अच्छा, इसके स्पेलिंग्स अगर कभी कहीं पे गलत हो जाए तो आप ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, रीजन वाज फोकस्ड। नंबर 3 लैक ऑफ इमेजिनेशन, और उसके बाद नो लव फॉर नेचर और नो रिप्रेजेंटेशन फॉर नेचर, और materialistic life was presented, ठीक है। और इसके बाद डायडैक्टिक लिटरेचर था इस दौर का। डायडैक्टिक यानी कि नासिहाना, जिसके अंदर नसीहत की जा रही है लोगों को, ठीक है जी। और डायडैक्टिक लिटरेचर, और इसके बाद आएगा, हाँ ठीक है, मेरा ख्याल है ये सारे पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ जो डायडैक्टिक लिटरेचर है ये आपको नजर आएगा आगे जाके रोमांटिक एज में, ठीक है। हाँ, एक और चीज जो मैं भूल गया, सुपरफिशियल लैंग्वेज, या सुपरफिशियल, ये स्पेलिंग ठीक कर लिए, चलो ठीक कर दिया, सुपरफिशियल लिटरेचर और लैंग्वेज, ठीक है। सुपरफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो बड़ी रख रखाव ऑर्नेट किस्म की लैंग्वेज है, ठीक है। अब जो सुपरफिशियल लैंग्वेज आएगी, इसके अंदर जो फॉर्मलिज्म वाला एलिमेंट था, फॉर्मल यानी कि इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मल है, तो फॉर्मल लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू द कॉलोकियल लैंग्वेज। कॉलोकियल लैंग्वेज यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जो बात करते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सुपरफिशियल लाइफ और ये सारा कुछ हो गया, तो फोकस वाज ऑन जेंट्री, ऑन द पीपल हु वर एजुकेटेड, यानी कि जो अपर क्लास या मिडिल क्लास आप कह लें, जिस जो एजुकेटेड लोग हैं, सारा फोकस उनके ऊपर है। कॉमन मैन और कॉमन लाइफ जो है, इट वाज एक्सक्लूडेड, इट वाज सिंपली एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द लाइफ, ठीक है जी, ऑफ लिटरेचर, सॉरी। तो ये सारे इस दौर के लिटरेरी ट्रेंड्स हैं। अच्छा, और इसके अंदर हेरोइक कपलेट भी यूज किया, वो खैर अलेक्जेंडर पोप ने किया, वो हम आगे जाके उसको देख लेंगे। तो ये जनाब सारा इस दौर का काम है। और अब यहाँ पे आपको ना वो प्योरिटनिज्म की वो नज़र आ रही है, जो जज्बातीपन है, और ना ही एलिजाबेथन एज का वो फाइन फीलिंग और एंथुसियाज्म और ग्लो जो है वो नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और पोइट्री जो है वो, इट इज़ नॉट नो लॉन्गर अ वर्क ऑफ इमेजिनेशन और creative work, rather it becomes a work of criticism or satire. And essays are common. Tatler and Spectator were busy in writing people. In lecture is about to end, sir. Yes, lecture is about to end, and I will join you soon, inshallah, after 5 minutes. Allah Hafiz.